बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जिस खूबसूरती से वो पाकिस्तान से तशरीफ़ ले जा चुके हैं और इस वक्त बराजमान है दुबई में। कहा यह जा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब शायद इलाज के सिलसिले में दुबई से अमेरिका भी जाएं, लेकिन फ़िलहाल की सूरत हाल ये है कि मुशर्रफ साहब दुबई में हैं और यहाँ पर अपोजिशन सरापा एहतजाज है। हुकूमत की शदीद तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब हम तो कमज़ोर थे लेकिन आप तो शेर थे, आपके होते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब कैसे और क्यों कर बाहर चले गए। हुकूमत की इस हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन है, उसमें कितनी जान है उस हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बातें तारीख से भी निकालेंगे आपस की बात के अंदर, परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो बातें कही गई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, आज आपसे वो भी शेयर की जाएंगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब क्या वापस आ सकते हैं और अगर आएंगे तो पाकिस्तान में किस तरह के हालात होंगे उस हवाले से भी बात करेंगे। आगे चल के बात करेंगे उन बाकमाल लोगों की लिस्ट के हवाले से जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बना रहे हैं। उनमें आज एक और शमूलियत हुई, अनीस एडवोकेट साहब शामिल हुए, लेकिन क्या यह सिलसिला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। और ख़ास तौर पर अब इल्ताफ़ हुसैन साहब जिस तरह से उन्होंने यौम तासीस पर एक वीडियो जारी की जिसमें वो काफ़ी अच्छे मूड में नज़र आ रहे थे, कुछ छोटा मोटा डांस भी कर रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, तो उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी कि मुत्तहिदा अब आगे क्या करने जा रही है और क्या मुत्तहिदा को इस किस्म के डिसेंडेंट ग्रुप से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। ये है आज के प्रोग्राम का एजेंडा। शेठी साहब बिल्कुल लंबा नहीं है, बड़ा मुख्तसर एजेंडा है। मैं चाहता हूँ जो कि कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इंशाल्लाह होगा, अच्छी नीयत होनी चाहिए। आज मेरा दिल वैसे भी मुझे आज भी दुख के साथ ही आपकी बहुत सी चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आपके दुख नहीं देखे जाते। नहीं ना, आपसे वाकई नहीं देखे जाते। एक रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट देख लेते हैं कि अब तक जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुकदमे के हवाले से हुआ उस हवाले से कुछ सवालात हैं, ये देखते हैं और फिर आगे आपको कुछ ख़ास भी दिखाना है, लेकिन पहले रिपोर्ट से जुड़े बहुत से अहम सवालात हैं आपके जहनों में, मेरे जहन में। मैं चाहता हूँ इस हवाले से बात ज़रूर की जाए क्योंकि आज भी जब बात हो रही है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब 3-4 रोज़ पहले गए, लेकिन आज भी बात परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से ही हो रही है क्योंकि आज भी जॉइंट सेशन के अंदर इस बात को उछाला जा रहा है। नजम सेठी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवालात करूँ, कुछ इसे कहा जाता है ना, कुछ चीज़ों को रिविज़िट किया जाए, दिखाया जाए कि पिछले कुछ अरसे के अंदर आप जनाब का मौक़िफ़ परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से क्या रहा है। ज़रा ये कुछ क्लिप्स हमने इकट्ठे किए हैं और इनफैक्ट कुछ प्रेडिक्शंस हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएंगी और मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं कि इनको पसंद नहीं आएंगी, लेकिन ज़रा सुनिए। मुशर्रफ साहब के खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं होगी किसी सूरत में भी, और मुशर्रफ साहब किसी न किसी स्टेज पे सोनर और लेटर वो बाहर चले जाएंगे। ये केस जरूर शुरू होगा मगर वो चले भी जाएंगे। Damned if they do and damned if they don't. In the end, Pervez Musharraf will be in exile out of Pakistan. There is nothing to worry about. ये एक आध साल इसको चलने दे, कोई लॉन्ग चलेगा ही आराम से, उसके बाद देखेंगे how to find a solution. मेरी ये व्यू है जो पहले भी मैंने दी थी, अभी दूंगा कि जनरल मुशर्रफ will live the rest of his life in exile in Pakistan, not in Pakistan, outside Pakistan. I stick to that. Okay. यहाँ से भी वो उड़ेंगे कि कोई ना कोई एग्रीमेंट के तहत ही उड़ेंगे या कोई ना कोई कोर्ट रूलिंग के तहत ही उड़ेंगे या कोई ना कोई गवर्नमेंट रूलिंग के तहत ही उड़ेंगे। मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्ला जाए जाए मुल्क से बाहर, बिल्ला जाए जाए। लेट इट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वहां कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो होगी ना। और मैं आपको बताऊं, रेजोल्यूशन ऐसी ही होगी जिसमें मुशर्रफ साहब को जाने की इजाजत मिल जाएगी। नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करे और कहे जी कि सिंध हाई कोर्ट ने सही फैसला किया, जा सकते हैं, फिर चुप हो जाएगी सर। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने चाल के, देख के और स्विंग करा के, इन स्विंगर करा के तो वापस भेज दिया इस्लामाबाद, फिर मसला बन गए।
अभी तक मसले नहीं बने, मगर मसले या नई मसले बनते। जनरल परवेज मुशर्रफ दुबई जा रहे हैं। आप अभी तक अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं? 100% में एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि ऑन फॉर हेल्थ रीजंस आइदर पर्सनल और फैमिली किसी स्टेज पे सिविल मिलिट्री रिलेशंस बेहतर हों तो ये कंसेशन दी जा सकती है। देखिए, मैं हमेशा इस तरह की क्लिप्स दिखाता हूं तो मैं मजाक के तौर पर ये कहता हूँ नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि कम से कम जो मौक़िफ़ इस हवाले से, जो तज्ज़िया, जो एनालिसिस, जो प्रेडिक्शन आपस की बात में नजम सेठी साहब की रही है, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का मामला हो, बहुत से और मामलात हों, और परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला हो, आपने देखा कि कंसेक्यूटिव जो उनका ओपिनियन था वो तब्दील नहीं हुआ। और एक स्टेज पर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब बाहर जाएंगे ही जाएंगे, और आपने देख लिया कि मुशर्रफ साहब बाहर चले गए। तो नजम सेठी साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, ये कि आपका तज्ज़िया सही साबित हुआ। मेरा सवाल यहाँ ये है, इससे पहले कि हुकूमत ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह फैसला क्या, जब ये बातें हम डिस्कस करते थे, बहुत से मारूजी हालात, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम बहुत सी चीज़ें देखते थे, आपने बहुत सी चीज़ें बनते बिगड़ते देखी हैं इस मुल्क के अंदर, आपके ज़हन में क्या आता था जब आप कहते थे वो यार नहीं, इवन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस के अंदर आप कहते थे नहीं, ही विल गो, ही विल हैव टू गो, दे विल हैव टू लेट हिम गो, क्या चीज़ ज़हन में आती थी? यार बड़ी सीधी सी सिंपल सी चीज़ ज़हन में आती है। इस मुल्क में द रियल पावर इज़ द फौज, और फौज के अंदर रियल पावर इज़ द आर्मी चीफ। अगर आर्मी चीफ एक फैसला करता है तो बस उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना। अगर वो कू करता है तो कू हो जाता है, अगर वो कू नहीं करना चाहता तो नहीं होता। अगर वो किसी को जेल में रखना चाहता है तो जेल में रखे जाता है, अगर वो किसी को सज़ा देना चाहता है वो सज़ा हो जाती है, अगर वो कहता है नहीं। सिविलियंस आर हेल्पलेस। हमारे यहाँ वो सिविलियन सुप्रेमेसी की बात होती है, ये कागजी सुप्रेमेसी है। जब फौज आपके साथ होती है तो सिविलियन सुप्रेमेसी चल रही होती है। जब फौज फैसला करती है, और फौज से मुराद ये है कि आर्मी चीफ और फिर उसके कैबिनेट कोर कमांडर्स, और फ्रैंकली कोर कमांडर्स भी डिपेंड करता है आर्मी चीफ कैसा है। कुछ तो आर्मी चीफ्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कोर कमांडर्स को पूछते भी कुछ नहीं है, इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया। वो एक कोर ग्रुप होता है फौज के अंदर, आर्मी चीफ, CGS हो गया, उनके 2-3 इंटेल के लोग हो गए, वो आपस में बैठ के फैसला करते हैं, फिर वो सिविलियन हुकूमत को भी आगाह करते हैं, और अगर सिविलियन हुकूमत जो है वो बात ना माने तो फिर उनके पास बड़े लीवर्स होते हैं उनको अनकंफर्टेबल करने के लिए। So, वही वाला मिसाल है कि fall in line or else then you pay the price. तो फौज behind the scenes, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस के चीफ जो they play a very significant role इस मुल्क में। जमहूरियत, आइन, ये सब कुछ जो है ये सिविलियंस के लिए है, इसकी एप्लीकेशन फौज के ऊपर नहीं होती। जब भी आप कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए लगता है ऐसे है कि आप हावी हो रहे हैं, मगर इवेंचुअली उनके पास इतने लीवर्स ऑफ पावर हैं कि वो आपको डिसेबल कर देते हैं। खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, खा वो हुकूमत हो, खा वो पार्लियामेंट हो। और मैं बड़े साफ बात आपसे कर रहा हूँ, और आप अगर मेरे से सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कब कब हमारी कौन सी सिविलियन इंस्टीट्यूशन लेट गई जब उनके ऊपर वो प्रेशर आया। बट अगर आप चाहेंगे तो हम जब वहाँ जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम शायद वहाँ ना जाएं, तो अच्छा। ना जाएं, क्योंकि फिर शायद बहुत से लोगों को कहीं और जाना पड़ सकता है। देखिए, मैं अब जरा थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं क्रोनोलॉजी के ऊपर। अब मैं कहना चाह रहा था कि जनरल फौज अपने किसी आर्मी चीफ को, और इनके आर्मी चीफ ने बहुत गलतियां की हैं, ये नहीं, मुझे आप बता दें जो भी आर्मी चीफ जिसने इंटरवेंशन की है, ये जिसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की है, खा वो फॉरेन पॉलिसी में की हो, खा वो स्कू किया हो, फौज की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ये है कि वो हिस्ट्री को रीराइट कर देती है इन इट्स ओन इमेज, जो वो समझती है। जनरल बेग से ज़्यादा आर्मी चीफ का कोई नहीं था, मगर आज, और आर्मी खुद आर्मी जनरल्स कहते हैं उनके बारे में प्राइवेट कॉलेज में, मगर आज तक जनरल बेग को कोई हाथ नहीं लगा सका। उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की और बहुत कुछ किया भी, और वो तो खुले आम एडमिट भी करते हैं, मैंने ये किया, कर लो की करना। तो जनरल मुशर्रफ का भी यही सिचुएशन है, और मैं नहीं समझता था कि कोई आर्मी चीफ जो है वो इस मुल्क में किसी किस्म की ट्रायल हो सकती है उसकी। ये टर्की नहीं है जहाँ एक इस्लामिक मूवमेंट ने इस तरीके के साथ स्टेट पे काबू किया हुआ है, डेमोक्रेटिक तरीके के साथ, कि इवन सेकुलर फौज जो है वो डिफेंसिव में चली गई। यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है, यहाँ ऑपोजिट है। यहाँ हमारे हुक्मरानों को तुर्की की मिसाल गलत दी जाती है, हमें गलत तारीख
और गलत जगह पर दी जाती हाँ है। वो बस वो सिर्फ अगर ये कह दिया जाए कि उनको दहाइयां लग गई थी वो अचीव करने में, जो यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन के बाद आप अचीव कर लें, मुमकिन नहीं नजर आता। जी नहीं। नजम सेठी साहब, अब अगर हम उस दिन पर आ जाएं जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सिंध हाई कोर्ट की अपील के फैसले के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की अपील को रिजेक्ट किया, मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के आर्गूमेंट्स रिपोर्ट भी हुए, हमने कुछ हम तक पहुंचे भी, फैसला भी देखा, आपको लगता है पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा अच्छा डिफेंस पे सही कंटेस्ट किया अपनी इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल नहीं, वो भी एक टैक्टिकल फैसला था। देखिए थोड़ी सी बैकग्राउंड बड़ी ज़रूरी है। लोग भूल जाते हैं कि ये जो केस है ट्रीजन का, ये किसने लगाया, क्यों लगाया, उस वक्त क्या सूरत हाल थी और क्या इरादे थे। गालबन 8 अप्रैल 2013, जबकि एक केयर टेकर हुकूमत थी इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी, और खादम भी हिस्सा था उस केयर टेकर हुकूमत का, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनरल मुशर्रफ केयर टेकर हुकूमत के एक दिन आने से पहले और जरदारी साहब की एक दिन हुकूमत जाने से पहले वो वापस आ गए थे दुबई से, और उनके इरादा था यहाँ के सियासी कारकर्दगी की जाए, वहाँ सियासी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया जाए। उस वक्त बहुत सी पिटिशंस आ गई अदालतों में कि ये तो गद्दार है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसके ऊपर केस किया जाए, इसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला जाए वगैरह। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब थे, और आपको पता है इफ्तिखार चौधरी साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक बहुत तवील रोमांस, मोहब्बत चलती रही 2007 से एक बड़ा प्यारा रिश्ता था आपस में। तो जो वो सुप्रीम कोर्ट था, और उसमें गालबन इफ्तिखार चौधरी साहब के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आप समझ लें, जस्टिस खिलजी और जस्टिस जवाद ख्वाजा, लेफ्ट एंड राइट, फायज साहब और खिलजी साहब, हाँ, वो उनके आगे पिटिशंस लगी थी, और उन्होंने ये फैसला किया था कि जनरल मुशर्रफ जो हैं इनको आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दीजिए, क्योंकि इनके खिलाफ इन्होंने ये चीज़ें की हैं। उससे कबल एक पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन आया, वो 2012 के अंदर सेनेट के अंदर से एक रेजोल्यूशन आया था, जबकि सारी सियासी जमातों ने, पीपीपी, नून, सब ने ये इस बंदे ने गद्दारी की है, ये किया है, उनको अरेस्ट कर लिया, जब ये वापस आएगा इसको ये कर लिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा का सारा रिप्रोड्यूस किया कि आपने सेनेट में रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने फिर आइन पढ़ के सुनाई कि आइन कहती है अगर ये किया जाए, एक किस्म की जजमेंट थी कि जी इसने गद्दारी की है, अंदर किया जाए और टंगिया जाए। मतलब उस पिटीशन के अंदर वो एक इंटरिम ऑर्डर था सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। सो उन्होंने ये कहा कि जी फिर ये सारा कुछ सामने है, तो इसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दें, और हमें ये एक ऑर्डर है, और जब तक केस इसके ऊपर लॉन्च नहीं होता, फिर उसके बाद केस की नौयत के मुताबिक ये अदालतें फैसला, तो जो रिस्पेक्टिव कोर्ट होगी वो फैसला करेगी, इंटरिम ऑर्डर। मगर साथ ही उसके ऊपर जवाब दिया केयरटेकर गवर्नमेंट ने कि जी हमने तो इसको, ये तो हमारे आने से पहले ही इसको ECL में डाल दिया गया। अब वो क्या वो सही बात थी या गलत था, मगर यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उनको ECL पे डाला गया, किसी हुकूमत ने नहीं डाला, इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर किया गया। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब आए तो सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने, यह गालबन एक बेंच था जिसने एक और फैसला सुनाया और कहा कि हुकूमत को हम ऑर्डर करते हैं कि इनके ऊपर ट्रीजन केस लॉन्च किया जाए। तो ये एक अगेन ECL के ऊपर डालना और केस स्टार्ट करना इनके ऊपर, ट्रीजन केस के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि वफाक ही कर सकता है और कोई ट्रीजन केस में कोई और नहीं कर सकता, और वो एक तरीका होता है ट्रीजन केस लगाने का। मगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप वो फॉलो करें, और आप क्यों नहीं जा रहे इस तरफ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जो भी इनके इरादे थे वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, इन्होंने फिर ऑन दैट बेसिस इन्होंने फिर ये केस इनिशिएट किया प्रिजन का। अब मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत से अहम सवालात परवेज़ मुशर्रफ की वापसी के हवाले से, परवेज़ मुशर्रफ साहब की, और यहाँ पर जो अपोजिशन सरापा एहतजाज है वो कितनी जो बात कर रही है उसमें जान है, उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ऐसी बात नहीं है, मगर वो सहारा लेना चाहते थे, सहारा उन्हें मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कर दे आप, कंधा चाहिए था बंदूक चलाने के लिए। गुस्सा तो मियां साहब में था, जात के ऊपर भी आप भूल गए हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि मुशर्रफ साहब ने जब कू किया था
तो मियाँ साहब को ह्यूमिलिएट भी किया था, जेल में भी रखा था, और जब इन्हें लाइफ सेंटेंस एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दिया तो गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ अपील की थी कि इसको डेथ सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाए। लोग भूल जाते हैं इस बात। तो मियाँ साहब ने तो जेलें भी मुशर्रफ की काटी हैं और डेथ सेंटेंस को भी फेस करने की तैयारी की थी। तो उस वक्त, और ये मजबूरी थी जनरल मुशर्रफ की कि उन्हें भी झुकना पड़ा एक और सुपीरियर पावर, as like Fauj is a superior power in Pakistan, but there is a superior power outside Pakistan that is even superior to the Fauj, and that is Saudi Arabia and the monarchy of Saudi Arabia. तो वहाँ हाउस ऑफ साउथ, तो वहाँ से ऑर्डर आया था कि नो सर, हमारे हवाले कर दीजिए, जिसके तहत एक अग्रीमेंट हुई थी। तो वो भी एक किस्म की एनआरओ ही थी। बाद लोग बातें करते हैं एनआरओ बड़े बड़े निकले हैं, तो वो भी एक एनआरओ था जिसके तहत नवाज शरीफ साहब चले गए। तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को गुस्सा तो था कि मेरे साथ क्या हुआ। ही वॉज द जेन्युइनली इलेक्टेड लीडर ऑफ द कंट्री, और कू हुआ और उनकी छुट्टी करा दी गई। आज जो लोग चीखे मार रहे हैं कि जी मुशर्रफ को जाने दिया, ये किया वो किया, मैं सियासतदानों की इतनी बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया में लोगों की बात कर रहा हूँ। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने खैर मकदम किया था नवाज शरीफ साहब की छुट्टी और मुशर्रफ साहब का आना। तो इसलिए बड़ी यहाँ तो बड़ी अपॉर्चुनिज्म का इजहार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, मैं उस पर मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। हुकूमत एक्सप्लेनेशन दे रही है, हुकूमत ये कह रही है कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल किया है। चौधरी निसार साहब ने जो 2-3 दिन पहले बात फरमाई, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने उनके वकला ने एश्योरेंसेस दिए कि परवेज मुशर्रफ साहब सामना करेंगे केसेस का, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि किसी इलाज वगैरह की वजह से वो नहीं गए। अरे भाई छोड़ो ये बातें इलाज वाज की। वो कहते हैं मुझे याद है कि जब सबसे पहले ये केस हुआ था तो इनको अदालत ने कहा था कि पहुंचिए इस्लामाबाद में, तो ये अदालत जाते जाते अस्पताल चले गए, और वो भी फौजी अस्पताल, जहाँ जाके ये बैठे रहे, और किसी माँ के लाल की हिम्मत नहीं थी कि इनको वहाँ से, ना अदालत की हिम्मत थी ना हुकूमत की हिम्मत थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ जाएं अपने बंदे भेजें और उनको ले आएं। उससे से लाल पीले जरूर थे, वो लेकिन बस माँ का लाल कोई नहीं, कोई माँ का लाल नहीं था, तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो सॉरी करके सारे अदालत ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन ने उधर उधर कर कर बोल हो गया, और वो जहाँ चाहे वो आते जाते रहे। यहाँ कोई ना गवर्नमेंट ना अदालतें कुछ नहीं कर सके। पैगाम सबको एक ही जाता है फौज की तरफ से, हैंड्स ऑफ, सीधी सी बात। अब बात यह है कि वो दिन है और आज का दिन है कि पहले ये फिर कराची चले गए, पता नहीं 5-6 केसेस हैं आज तक किसी अदालत में, एक्सेप्ट फॉर वंस वो एक दफ़ा अपनी हाजिरी लगाने गए थे, उसके बाद दैट वाज इट, वो भी एक मुखा के तहत। तो ये कराची में जब ये थे तो फिर कराची की अदालत ने इनको कह दिया था कि ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर गवर्नमेंट को इतराज़ नहीं है तो इनको जाने दिया जाए। तो उस वक्त आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट, तो वो बड़ा मुनफरिद फैसला था, क्योंकि अपना ही फैसला उन्होंने 15 दिन के लिए सस्पेंड किया, इसीलिए ताकि मौका मिले। और वो क्यों, खुद कहा कि जा सकते हैं, मगर मौका दे दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि आप अगर इसको नहीं जाना, इसको नहीं चाहते कि ये जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर दें। अब अगर उस वक्त गवर्नमेंट अपील ना करती तो आपने कहना था मुनीफ फरूक ने, लो जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमें मुखमुखा हो गया, जा रहे हैं। तो वो तो अदालत ने अपने पास से बोझ वापस, एक तरफ उन्हें फ्रीडम दे दी, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के कोर्ट में गेंद फेंक दी कि जी हुण जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, जाके वहां फैसला कराओ, नहीं तो मुंह काला कराओ, असि तुहाडे खाते छुड़ता है। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती, तो अदालत कहती ना कि हम इज इमीडिएटली फ्री टू गो। ये 15 दिन वाली बात ना कर दी, 15 दिन के लिए अपनी जजमेंट को सस्पेंड कर दिया ताकि आप अपील तो एक राइट है ना, तो गवर्नमेंट करती 15 दिन बाद करती, इन द मीनवाइल जनरल मुशर्रफ चले जाते हैं। अदालत भी बड़ी अपनी जजमेंट ला के तो फिर वापस ले ली, तो क्या जी उल्टे से उधर चले जाओ। अब मुझे उस वक्त जब आप मुझे पूछते थे तो मैं कहता था अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना था, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने पहले कहा था कि ECL पे डालें, फिर कहा था कि केस ट्रीजन कराएं, और अब क्योंकि वो लोग जो हैं वो चले गए हैं, अब एक नई लीडरशिप है सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट कंप्राइज ऑफ द ऑनरेबल जजेस, द ऑनरेबल जजेस आर द सुप्रीम कोर्ट ना, बट द ऑनरेबल जजेस भी तो चेंज होते रहते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नाउ द करंट ऑनरेबल जजेस कहते हैं असि क्यों अपने खाते च होई, सीधी जी गल। उन्होंने पूछा है ना एडवोकेट जनरल साहब से, था ठीक है, मगर ये तो इंटरिम ऑर्डर था। हाँ, आप अब चाहे तो उसको छोड़ दें, हमारे पास क्यों आते हैं। वो कहते हैं आप हमारे ऊपर क्यों डालते हैं, आप बताएं आप उसे रखना चाहते हैं। बात ये यार सीधी सी पहले दिन से मैं कह रहा था कि मियाँ साहब खुद ये फैसला नहीं करना चाहते थे कि केस करना है, सहारा लेना था। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके तो केस कर दिया और रख लिया। उसके बाद जब प्रेशर आया फ्रॉम जनरल रहील शरीफ, तो उन्होंने कहा कि जी हुन फिकी करिए,
तो क्या सर इन्हें छोड़ना पड़ेगा कि मेरे से बड़ा प्रेशर है। और फिर वो आपको याद है कि मियाँ साहब को हिला के भी दिखा दिया था दोस्तों ने, अंपायर्स ने, कि तुसी साडी गल नहीं मनते तो फिर जरा पहली चाल है जरा बाज आ जाओ तुसी। मतलब वो तो खत्म ऑलमोस्ट, मतलब जाते जाते बच्चे ने मियाँ साहब। अच्छा तो मतलब और वो मैं भी तो दस दे अभी जनरल रहील शरीफ की वजह से बच गए। सिर्फ उनके सेवियर जो है वो तो जनरल वो रहील कुछ शरीफ ना है। कुछ तो देना भी तो था ना जनरल रहील शरीफ को। और जनरल रहील शरीफ ने यही कहा था कि सर फौज इसको स्टमक नहीं कर सकती, एक्स चीफ जो भी है आप छोड़े। And that turned the and we are tables. with you, we don't want to destabilize you, everything, and we have shown। तो इनको प्लीज तो मियाँ साहब ने वादा भी किया था जो कि हाँ कर देंगे, जरा गिव अस टाइम। और मियाँ साहब हैड टू डू दिस एट सम स्टेज हो दिया था। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब के ऊपर अंदर से दो किस्म के वहाँ आवाज़ें थी, एक से चौधरी निसार, शहबाज शरीफ साहब और मुरीफ फारूक साहब। और मुझे क्यों जो कहते थे कि छड्डो परे चीज़ दूँ तुसी गवर्नमेंट चलाओ, गुड गवर्नेंस करो, छड़ दियो पुराने इंतकामी करवाइयां, क्योंकि ये नाल फौज की जी लीडरशिप है वो तुहानू डिस्टेबलाइज कर देगी। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ अर्ज करूं? नहीं अभी रहने दे। ए नजम अजीज सेठी साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये काम रहने दें, कोई अच्छे काम करे मुल्क के लिए। परवेज मुशर्रफ इज नॉट योर इशू नाउ, इज नॉट द इशू नाउ। और ये सारी गेम प्लेइंग जो है इसको छोड़ दें, इसके कोई डिविडेंड्स नहीं मिलने, आप ही तुसी बुरे हो और किसी ने जिम्मेदारी नहीं लेनी, सारे बकरी हो जाएंगे व्हेन इट कम्स, और आप ਤੁਹਾਡੇ खाते वापस आ जाना है और फिर उस वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी जो आज हो गई है। फिर बकरी हुए भी थे बहुत से लोग। अच्छा वो बकरी हो गए ना, अब छोड़ दे कौन कौन से। अब ये जो आज सारे गंदन आ रहे हैं, ये अब स्टेज पे जब इन पे प्रेशर आया पीपल्स पार्टी ने, तो वो सही कहते हैं ना, चौधरी साहब सही कहते हैं कि तुसी जेडे 5 साल बैठे रहे तुसी की कीता। हाँ मतलब तुसी की कीता, तुसी केड़ा केस लॉन्च कीता, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ असैसिनेशन भी उन्होंने किया। तुसी आज तक रिपोर्ट नहीं शाया की थी, तुसी ਉਹਦੀ इन्वेस्टिगेशन तुसी कौन होते हो कहने वाले? ताज हैदर साहब कह रहे थे हमने तो जमहूरियत के तसलसल के लिए ताकि हालात ठीक रहे, तो अब ये जमहूरियत को डिरेल करने के लिए कह रहे हैं कि जी उनको क्यों छोड़ दीजिए जाने दिया, वही तसलसल है ना, वही अपॉर्चुनिज्म। सो नजम सेठी साहब आपके कहने ये सारे, मैं ये कह रहा था सारे सही कह रहे हैं, सारे गलत नहीं कह रहे। चौधरी निसार भी सही कह रहा है, नवाज शरीफ भी सही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी सही कह रहे हैं, चांडियो साहब भी सही कह रहे हैं, इमरान खान भी सही कह रहे हैं। ये सारे जो है ना एट सम स्टेज दी अदर थर्ड अंपायर के पास भागते हैं या उनसे डरते हैं। इमरान खान साहब का तो खैर ऑब्वियस है, वो तो थर्ड अंपायर के कंधों पे आना चाहते थे। आज बड़े कह रहे हैं कि जी तुसी ओ चांडियो साहब चांडियो साहब दे लीडर्स ने एनआरओ बनाया सी मुशर्रफ साहब दे नाल, आज बड़े शेर बने ने कि जी तुसी जान के जितना 5 साल, तो मतलब दे आर ऑल इन द सेम बोट एंड दे आर ऑल सेइंग द सेम थिंग। And the government now knows the strength of the institution. Of course यार, वो गलतफहमी थी तो वो क्लियर होगी ना, दूर होगी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने पे नहीं लेना चाहता, गवर्नमेंट अपने पे नहीं लेना चाहती है। चौधरी निसार कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सीधे ਤੁਹਾਡੇ खाते सुटता। अब सवाल छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, नहीं छोड़ना चाहते ना छोड़ो, ਤੁਹਾਡੇ कोल की कर रहा है, दौड़ो दौड़ो। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल ये होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब वापस आएंगे और अगर पाकिस्तान आएंगे तो हालात यहाँ कौन से होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सवाल अब नजम सेठी साहब से ये है कि नजम सेठी साहब आप अपने इर्द गिर्द गौर से देखिए और ये मुझे बताइए, गौर से मतलब ये कि आप अपनी चिड़िया को देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपके नज़दीक परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आएंगे, और अगर आएंगे तो पाकिस्तान में कौन से हालात उनके लिए सूदमंद साबित होंगे, उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कौन सा होगा? देखिए अब दो सूरतें हैं, एक तो ये है कि वो कभी अब वापस ना आए क्योंकि ये केसेस चलते रहेंगे और ये मसाइल रहेंगे उनके लिए। दूसरा ये है कि वो कह के गए हैं कि मैं आऊँगा, ये भी कह गए मैं कमांडो हूँ, और वो ये सोचे कि अब रह क्या गया है, तो मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ जा सकता हूँ। तो बेहतर ये है कि मैं 2-3 हफ्ते के बाद वापस चला जाऊँ, हफ्ता डेढ़ रह के फिर आ जाऊँगा जरूर होते, मतलब क्लियर हो ना, रास्ता खुल गया। ECL पे नाम तो नहीं है, अब कोई ECL पे नाम रही है, और वो जब चाहें अपनी कमर में थोड़ी सी जरा सिगार को स्टब आउट करें, ग्लास को रखें और ओए मेरे कमर दर्द शुरू हो गई, हाय 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 I have to go to दुबई now। अच्छा अब सुना वहाँ गए हैं तो अभी अस्पताल के कोई इरादे नहीं है, मगर वो जाएंगे एक दिन अपनी वो शौक करने। अच्छा मैं एक मिनट, तो ये सारा ड्रामा जो है ना, जहाँ तक मेरी इत्तलात है आपकी परवेज मुशर्रफ साहब से कोई रिसेंट मुलाकात हुई है, तो मुझे बताइए कि उनके कमर के मोरे होते हैं ना L4 L5 वो कौन से में दर्द है? नहीं जनरल साहब इज इन A1 कंडीशन। नहीं कोई ऐसी गल नहीं यार, वो बह के कमर दर्द भी निकल आती है ना। अच्छा और वो कोई ऐसी बात नहीं है, ही इज फाइन। वो तो पॉलिटिकली वांट्स टू बी एक्टिव, और मेरी मुलाकात अभी कराची में हुई थी,
जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया? पूछे नहीं किसी ने। अरे मासूम आदमी है। पूछोगे तो दसांगे ना, पूछोगे तो क्यों सी दसिए। वेरी गुड। अच्छा गल है। सो आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है, रिलैक्स करें सारे। मुशर्रफ साहब गए, आप वापस आ जाएंगे। मगर ये कि क्या मुशर्रफ साहब का कोई सियासी किरदार है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल मुशर्रफ साहब को अब कोई भी सियासी जमात जो है वो उसको उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लाइबिलिटी ना हो, उनको फौज ने बचा लिया। नहीं, चौधरी शुजात साहब और सारे वो ग्रैंड अलायंस की बात, कुछ नहीं बनता ना वो ग्रैंड अलायंस, मतलब 0+0 के साथ 00 ही बनता है। नहीं मतलब है कि यार हुण जिहड़े लोग अपनी सीटा नहीं जित सकते उन्होंने की अगे करना। साढ़े यार ने, साढ़े दोस्त ने, बड़े प्यारे लोग ने, अच्छे लोग ने, मगर अब देखे ना सियासत होती है अनफॉर्चुनेट, सियासत इज क्रूअल। और इस वक्त नून हावी है और आगे जाके क्या होता है किसी को नहीं पता। अभी आगे बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। क्या परवेज मुशर्रफ साहब 2018 के जो हालात होंगे उनमें आपको कोई दोबारा सियासत में इलेक्शन के अंदर डिसेंडेंट MQM ग्रुप के सरबराह के तौर पर को नजर आते हैं? ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है। आई डोंट नो होगी कि नहीं होगी, इट्स टू अर्ली। ये 6 महीने में फिर बात करेंगे इसके ऊपर। अभी तो जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो नई MQM बन रही है जी जी, ये बनेगी कैसे बनेगी, अल्ताफ भाई का क्या होगा। वो तो इतनी बड़ी चादर ओढ़ के और थोड़ा बहुत उन्होंने फिर थोड़ा सा ड्रामा भी किया है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप लगे हुए थे कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, याजूब मजूद लगे हुए थे, तो उन्होंने सुना कि वो आपका और मेरा हवाला भी इस्तीफ़ा आया। उन्होंने छोटी सी कुछ जो बात की है कि ये जो है इस सिटी जो है ये सिटी बन गया है और कुछ वो अल्लाह ताला को भी कुछ दुआएं हमारे बारे में। हालांकि मैंने ये कहा है कि अब से ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं आपको बताऊँ से जो है ना है ठीक है, नहीं कि अल्ताफ भाई इज अबाउट टू किक द बकेट, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ही इज नॉट वेल। अब ये भी जो मतलब मैं आपको बताऊं ये उनका वजन बढ़ गया है। 30 सेकंड्स का क्लिप बना है जी जी। ही इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ और ये सिर्फ दिखावे के लिए आप जैसे लोगों को डाउटिंग टॉमसेस को जो कहते हैं कि नहीं सेहत नहीं ठीक है, नहीं जो बुरी काम होता है वह मेरे मत्थे लगाते हैं। मैंने ये सब पता चला। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अल्ताफ भाई को एहसास होना चाहिए कि यू आर द बैड मैन हियर, आई एम द गुड मैन हियर। उनको आप हर चीज मेरे मुंह में डाल देते हैं, मेरे से कहलवा देते हैं और फिर गाली मुझे पड़ती है। जेडी साहब, मैं उस तरफ अभी आज जाना नहीं चाह रहा, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। आखिरी बात, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, अब इसकी तस्दीक हो जाएगी कि टिकट चला कि जो निसार अली खान साहब ने फरमाया कि जी कोर्ट बुलाएगी, जो कोर्ट अहकामात होंगे आगे, अगर जरूरत पड़ी तो इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा और उन्हें वापस बुलाया ड्रामा। अच्छा चॉइस साहब जो है बेचारे क्या कहें, क्या ये कहें नहीं जी ਅਸੀਂ तो लम्हे पै गए हाँ, सानू चीफ ने कहा साडे चीफ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ये तो नहीं कह सकते पॉलिटिशियन। नहीं, बट नोइंग चौधरी साहब इस फेवर में थे आपका जाती? चौधरी साहब वाज ऑलवेज इन फेवर। शहबाज साहब बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं चौधरी साहब। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, थोड़े ज्यादा ही प्रैक्टिकल है मैं समझता हूँ। कभी मियाँ साहब जो है वो शक करना शुरू कर। शहबाज शरीफ साहब हैड द लास्ट लाफ ना, जिन लोगों ने पहले कहा ना जी पैजो, बाद में एक मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब आराम से बैठे हुए थे। किसी ने बताया पैजो ब्रिगेड थी, वो कहती थी जी अब हल ढूंढो जी, हल ढूंढो। तो शहबाज शरीफ साहब फिर ये कहते थे कि मैं नहीं कहता था कि थोड़ी अकल समझ से काम ले लें। तो वो यही है ना कि एक्चुअली जो लोग हार्डलाइनर्स हैं ना, जिन्होंने जेलें काटी थी, कोड़े भी खाए और तशद्दुद भी हुआ, उनके ज़ाहिर है एक जज्बाती इशू था। अब शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार ने तो उस किस्म की नहीं ना सिचुएशन थी। और अब भी वो प्रैक्टिकल ये जो है ना कि फौज ना पंगा ना लो, अपना काम करके दिखाइए, आवाम को वोट लाइए, फौज ना पंगा ना लो, उन्होंने ना लेके चलो, ये लाइन जो है ना ये कामयाब होगी। और फ्रैंकली ये मेरी भी यही पोजीशन है, व्हिच आई हैव सेड अगेन एंड अगेन, कि एक अननेसेसरी चीज है। आपके पास पावर नहीं है, आप वो काम करना चाह रहे हैं जो आप कर नहीं सकते, आपके पास पावर ही नहीं है, तो जाते क्यों है? छोड़े उस बात को, अपना काम जो है, जहां अवाम ने आपको वोट नहीं देना कि आपने मुशर्रफ के ऊपर ट्रायल की, अवाम ने देना रोटी कपड़ा और मकाम देते। ओके, आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। परवेज मुशर्रफ साहब के पूरी इस वाक़े के हवाले से, एपिसोड के हवाले से आज आपको हमने कुछ क्लिप्स भी पेश किए, इसका भी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम शेट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब की, जिस खूबसूरती से वो पाकिस्तान से तशरीफ़ ले जा चुके हैं और इस वक्त बराजमान हैं दुबई में। कहा यह जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब शायद इलाज के सिलसिले में दुबई से अमेरिका भी जाएं, लेकिन फ़िलहाल की सूरत हाल ये है कि मुशर्रफ साहब दुबई में हैं और यहाँ पर
अपोजिशन सरापा एहतजाज है। हुकूमत की शदीद तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब हम तो कमज़ोर थे लेकिन आप तो शेर थे, आपके होते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब कैसे और क्यों कर बाहर चले गए। हुकूमत की इस हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन है, उसमें कितनी जान है उस हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बातें तारीख से भी निकालेंगे आपस की बात के अंदर, परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो बातें कही गई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, आज आपसे वो भी शेयर की जाएंगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब क्या वापस आ सकते हैं और अगर आएंगे तो पाकिस्तान में किस तरह के हालात होंगे उस हवाले से भी बात करेंगे। आगे चल के बात करेंगे उन बाकमाल लोगों की लिस्ट के हवाले से जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बना रहे हैं। उनमें आज एक और शमूलियत हुई, अनीस एडवोकेट साहब शामिल हुए, लेकिन क्या यह सिलसिला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। और ख़ास तौर पर अब अल्ताफ़ हुसैन साहब जिस तरह से उन्होंने यौम तासीस पर एक वीडियो जारी की जिसमें वो काफ़ी अच्छे मूड में नज़र आ रहे थे, कुछ छोटा मोटा डांस भी कर रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, तो उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी कि मुत्तहिदा अब आगे क्या करने जा रही है और क्या मुत्तहिदा को इस किस्म के डिसेंडेंट ग्रुप से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। ये है आज के प्रोग्राम का एजेंडा। शेडी साहब बिल्कुल लंबा नहीं है, बड़ा मुख्तसर एजेंडा है। मैं चाहता हूँ जो कि कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इंशाल्लाह होगा, अच्छी नीयत होनी चाहिए। आज मेरा दिल वैसे भी मुझे आज भी दुख के साथ ही आपकी बहुत सी चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आपके दुख नहीं देखे जाते। नहीं ना, आपसे वाकई नहीं देखे जाते। एक रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट देख लेते हैं कि अब तक जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुकदमे के हवाले से हुआ उस हवाले से कुछ सवालात हैं, ये देखते हैं और फिर आगे आपको कुछ खास भी दिखाना है, लेकिन पहले रिपोर्ट से जुड़े बहुत से अहम सवालात हैं आपके जहनों में, मेरे जहन में। मैं चाहता हूँ इस हवाले से बात ज़रूर की जाए क्योंकि आज भी जब बात हो रही है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब 3-4 रोज़ पहले गए, लेकिन आज भी बात परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से ही हो रही है क्योंकि आज भी जॉइंट सेशन के अंदर इस बात को उछाला जा रहा है। नईम शेडी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवालात करूँ, कुछ इसे कहा जाता है ना, कुछ चीज़ों को रिविज़िट किया जाए, दिखाया जाए कि पिछले कुछ अरसे के अंदर आप जनाब का मौक़िफ़ परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से क्या रहा है। ज़रा ये कुछ क्लिप्स हमने इकट्ठे किए हैं और इनफैक्ट कुछ प्रेडिक्शंस हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएंगी और मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं कि इनको पसंद नहीं आएंगी, लेकिन ज़रा सुनिए। मुशर्रफ साहब के खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं होगी किसी सूरत में भी, और मुशर्रफ साहब किसी न किसी स्टेज पे सूनर और लेटर वो बाहर चले जाएंगे। ये केस जरूर शुरू होगा मगर वो चले भी जाएंगे। Damned if they do and damned if they don't. In the end, Pervez Musharraf will be in exile out of Pakistan. There is nothing to worry about. ये एक आध साल इसको चलने दे, कोई लॉन्ग चलेगा ही आराम से, उसके बाद देखेंगे how to find a solution to this. मेरी ये व्यू है जो पहले भी मैंने दी थी, अभी दूंगा कि जनरल मुशर्रफ will live the rest of his life in exile in Pakistan, not in Pakistan, outside Pakistan. अभी I stick to that. Okay. यहाँ से भी वो उड़ेंगे कि कोई ना कोई एग्रीमेंट के तहत ही उड़ेंगे, या कोई ना कोई कोर्ट रूलिंग के तहत ही उड़ेंगे, या कोई ना कोई गवर्नमेंट रूलिंग के तहत ही उड़ेंगे। मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्ला जाए जाए, मुल्क से बाहर बिल्ला जाए जाए। लेट इट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वहां कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो होगी ना। और मैं आपको बताऊं, रेजोल्यूशन ऐसी ही होगी जिसमें मुशर्रफ साहब को जाने की इजाजत मिल जाएगी। नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन है, और मैं नहीं समझता था कि कोई आर्मी चीफ जो है वो इस मुल्क में किसी किस्म की ट्रायल हो सकती है उसकी। ये टर्की नहीं है जहाँ एक इस्लामिक मूवमेंट ने इस तरीके के साथ स्टेट पे काबू किया हुआ है, डेमोक्रेटिक तरीके के साथ कि इवन सेकुलर फौज जो है वो डिफेंसिव में चली गई। यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है, यहाँ ऑपोजिट है। यहाँ हमारे हुक्मरानों को तुर्की की मिसाल गलत दी जाती है, हमें गलत तारीख और गलत जगह पर दी जाती है। हाँ, वो बस वो सिर्फ अगर ये कह दिया जाए कि उनको दहाइयाँ लग गई थी वो अचीव करने में, जो यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन के बाद आप अचीव कर लें, मुमकिन नहीं नजर आता। नजम शेडी साहब, अब अगर हम उस दिन पर आ जाएं जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सिंध हाई कोर्ट की अपील के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान
हुकूमत पाकिस्तान की अपील को रिजेक्ट किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के आर्गूमेंट्स रिपोर्ट भी हुए, हमने कुछ हम तक पहुँचे भी, फैसला भी देखा। आपको लगता है पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा अच्छा डिफेंस पे सही कंटेस्ट किया अपनी इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल नहीं, वो भी एक टैक्टिकल फैसला था। देखिए, थोड़ी सी बैकग्राउंड बड़ी ज़रूरी है। लोग भूल जाते हैं कि ये जो केस है ट्रीजन का, ये किसने लगाया, क्यों लगाया, उस वक्त क्या सूरत हाल थी और क्या इरादे थे। गालबन 8 अप्रैल 2013, जबकि एक केयर टेकर हुकूमत थी इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी, और खादर भी हिस्सा था उस केयर टेकर हुकूमत का, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनरल मुशर्रफ केयर टेकर हुकूमत के एक दिन आने से पहले और जरदारी साहब की एक दिन हुकूमत जाने से पहले वो वापस आ गए थे दुबई से, और उनके इरादा था यहाँ के सियासी कारकर्दगी की जाए, वहाँ सियासी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया जाए। उस वक्त बहुत सी पिटिशंस आ गई अदालतों में कि ये तो गद्दार है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसके ऊपर केस किया जाए, इसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला जाए वगैरह। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब थे, और आपको पता है इफ्तिखार चौधरी साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक बहुत तवील रोमांस, मोहब्बत चलती रही 2007 से एक बड़ा प्यारा रिश्ता था आपस में। तो जो वो सुप्रीम कोर्ट था, और उसमें गालबन इफ्तिखार चौधरी साहब के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आप समझ लें, जस्टिस खिलजी और जस्टिस जवाद ख्वाजा, लेफ्ट एंड राइट, फायज साहब और खिलजी साहब, हाँ, वो उनके आगे पिटिशंस लगी थी, और उन्होंने ये फैसला किया था कि जनरल मुशर्रफ जो हैं इनको आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दीजिए, क्योंकि इनके खिलाफ इन्होंने ये चीज़ें की हैं। उससे कबल एक पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन आया था, वो 2012 के अंदर सेनेट के अंदर से एक रेजोल्यूशन आया था, जबकि सारी सियासी जमातों ने, पीपीपी, नून, सब ने ये इस बंदे ने गद्दारी की है, ये किया है, उनको अरेस्ट कर लिया, जब ये वापस आएगा इसको ये कर लिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा का सारा रिप्रोड्यूस किया कि आपने सेनेट में रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने फिर आइन पढ़ के सुनाई कि आइन कहती है अगर ये किया जाए, एक किस्म की जजमेंट थी कि जी इसने गद्दारी की है, अंदर किया जाए और टंगिया जाए। मतलब उस पिटीशन के अंदर वो एक इंटरिम ऑर्डर था सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। सो उन्होंने ये कहा कि जी फिर ये सारा कुछ सामने है, तो इसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दें, और हमें ये एक ऑर्डर है, और जब तक केस इसके ऊपर लॉन्च नहीं होता, फिर उसके बाद केस की नौयत के मुताबिक ये अदालतें फैसला, तो जो रिस्पेक्टिव कोर्ट होगी वो फैसला करेगी, इंटरिम ऑर्डर। मगर साथ ही उसके ऊपर जवाब दिया केयरटेकर गवर्नमेंट ने कि जी हमने तो इसको, ये तो हमारे आने से पहले ही इसको ECL में डाल दिया गया। अब वो क्या वो सही बात थी या गलत था, मगर यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उनको ECL पे डाला गया, किसी हुकूमत ने नहीं डाला, इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर किया गया। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब आए तो सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने, यह गालबन एक बेंच था जिसने एक और फैसला सुनाया और कहा कि हुकूमत को हम ऑर्डर करते हैं कि इनके ऊपर ट्रीजन केस लॉन्च किया जाए। तो ये एक अगेन ECL के ऊपर डालना और केस स्टार्ट करना इनके ऊपर, ट्रीजन केस के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, क्योंकि वफाक ही कर सकता है और कोई ट्रीजन केस में कोई और नहीं कर सकता, और वो एक तरीका होता है ट्रीजन केस लगाने का। मगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप वो फॉलो करें, और आप क्यों नहीं जा रहे इस तरफ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जो भी इनके इरादे थे वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, इन्होंने फिर, तो मैं कहता था अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना था, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने पहले कहा था कि ECL पे डालें, फिर कहा था कि केस ट्रीजन कराएं, और अब क्योंकि वो लोग जो हैं वो चले गए हैं, अब एक नई लीडरशिप है सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट कंप्राइज ऑफ द ऑनरेबल जजेस, द ऑनरेबल जजेस आर द सुप्रीम कोर्ट ना, बट द ऑनरेबल जजेस भी तो चेंज होते रहते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नाउ द करंट ऑनरेबल जजेस कहते हैं ऐसी क्यों अपने खाते को ही सीधी जी गल, उन्होंने पूछा है ना एडवोकेट जनरल साहब से, था ठीक है, मगर ये तो इंटरिम ऑर्डर था। हाँ, आप अब चाहे तो उसको छोड़ दें, हमारे पास क्यों आते हैं? वो कहते हैं आप हमारे ऊपर क्यों डालते हैं, आप बताएं, आप उसे रखना चाहते हैं। बात ये है यार, सीधी सी पहले दिन से मैं कह रहा था कि मियाँ साहब खुद ये फैसला नहीं करना चाहते थे कि केस करना, सहारा लेना था, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके तो केस कर दिया और रख लिया। उसके बाद जब प्रेशर आया फ्रॉम जनरल रहील शरीफ, तो उन्होंने कहा कि जी हुनफिकी करिए, तो कहा सर इन्हें छोड़ना पड़ेगा कि मेरे से बड़ा प्रेशर है,
और फिर वो आपको याद है कि मियाँ साहब को हिला के भी दिखा दिया था दोस्तों ने, अंपायर्स ने, कि तुसी साडी गल नहीं मनदे तो फिर जरा ये पहली चाल है, जरा बाज आ जाओ तुसी। मतलब वो तो खत्म ऑलमोस्ट, मतलब जाने जाने बच्चे ने मियाँ साहब। अच्छा तो मतलब और वो मैं भी तो दस दे अभी जनरल रहील शरीफ की वजह बच गए। सिर्फ उनके सेवियर जो है वो तो जनरल रहील कुछ शरीफ ना कुछ तो देना भी तो था ना जनरल रहील शरीफ को, और जनरल रहील शरीफ ने यही कहा था कि सर फौज इसको स्टमक नहीं कर सकती, एक्स चीफ जो भी है आप छोड़े, एंड दैट टर्न्ड वी आर विद यू, वी डोंट वांट टू डिस्टेबलाइज यू एवरीथिंग एंड वी हैव शोन। तो इनको प्लीज, तो मियाँ साहब ने वादा भी किया था जो कि हाँ कर देंगे, जरा गिव अस टाइम। और मियाँ साहब हैड टू डू दिस एट सम स्टेज हो दिया था। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब के ऊपर अंदर से दो किस्म के वहाँ आवाज़ें थी, एक से चौधरी निसार, शहबाज शरीफ साहब और मुरी फरूक साहब, और मुझे क्यों जो कहते थे कि छड्डो परे चीज़ दूँ, तुसी गवर्नमेंट चलाओ, गुड गवर्नेंस करो, छड़ दियो पुराने इंतकामी करवाइयां, क्योंकि ये नाल फौज की जी लीडरशिप है वो तुहानू डिस्टेबलाइज कर देगी। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ अर्ज करूं? दे अभी रहने दे। नजम अजीज सेठी साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये काम रहने दें, कोई अच्छे काम करें मुल्क के लिए, परवेज मुशर्रफ इज नॉट योर इशू नाउ, इज नॉट द इशू नाउ। और ये सारी गेम प्लेइंग जो है इसको छोड़ दें, इसके कोई डिविडेंड्स नहीं मिलने, आप ही तुसी बुरे हो और किसी ने जिम्मेदारी नहीं लेनी, सारे बकरी हो जाएंगे व्हेन इट कम्स, और आप ਤੁਹਾਡੇ खाते च वापस आ जाना है, और फिर उस वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी जो आज हो गई है। फिर बकरी हुए भी थे बहुत से लोग। अच्छा वो बकरी हो गए ना, अब छोड़ दे कौन कौन से। अब ये जो आज सारे गंदन आ रहे हैं, ये अपनी स्टेज पे जब इन पे प्रेशर आया पीपल्स पार्टी ने, तो वो सही कहते हैं ना, चौधरी साहब सही कहते हैं कि तुसी जेडे 5 साल बैठे रहे तुसी की कीता। हाँ मतलब तुसी की कीता, तुसी केड़ा केस लॉन्च कीता, तुसी ते इल्जाम लगाया कि ਤੁਹਾਡੇ लीडर ਨੂੰ असैसिनेशन की उन्होंने किया, तुसी आज तक रिपोर्ट नहीं शाया की थी, तुसी ओदी इन्वेस्टिगेशन, तुसी कौन हो कहने वाले। ताज हैदर साहब कह रहे थे हमने तो जमहूरियत के तसलसल के लिए, ताकि हालात ठीक रहे, तो अब ये जमहूरियत को डिरेल करने के लिए कह रहे हैं कि जी उनको क्यों छोड़ दीजिए जाने दिया, वही तसलसल है ना, वही अपॉर्चुनिज्म। सो नजम सेठी साहब आपके कहने ये सारे, मैं ये कह रहा था सारे सही कह रहे हैं, सारे गलत नहीं कह रहे। चौधरी निसार भी सही कह रहा है, नवाज शरीफ भी सही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी सही कह रहे हैं, चांडियो साहब भी सही कह रहे हैं, इमरान खान भी सही कह रहे हैं। ये सारे जो है ना एट सम स्टेज दी अदर थर्ड अंपायर के पास भागते हैं या उनसे डरते हैं। इमरान खान साहब का तो खैर ऑब्वियस है, वो तो थर्ड अंपायर के कंधों पे आना चाहते थे। आज बड़े कह रहे हैं कि जी तुसी ਉਹ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਐਨਆਰਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ 5 ਸਾਲ तो मतलब they are all in the same boat and they are all saying the same thing. And the government now knows the strength of the institution. Of course यार, वो गलतफहमी थी तो वो क्लियर होगी ना, दूर होगी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने भी नहीं लेना चाहता, गवर्नमेंट अपने भी नहीं लेना चाहती है। चौधरी निसार कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सीधे ਤੁਹਾਡੇ खाते सुटता है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, नहीं छोड़ना चाहते ना छोड़ो, ਤੁਹਾਡੇ कोल की करना है, दौड़ो। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल ये होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब वापस आएंगे और अगर पाकिस्तान आएंगे तो हालात यहाँ कौन से होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सवाल अब नजम सेठी साहब से ये है कि नजम सेठी साहब आप अपने इर्द गिर्द गौर से देखिए और ये मुझे बताइए, गौर से मतलब ये कि आप अपनी चिड़िया को देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपके नज़दीक परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आएंगे, और अगर आएंगे तो पाकिस्तान में कौन से हालात उनके लिए सूदमंद साबित होंगे, उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कौन सा होगा? देखिए अब दो सूरतें हैं, एक तो ये है कि वो कभी अब वापस ना आए क्योंकि ये केसेस चलते रहेंगे और ये मसाइल रहेंगे उनके लिए। दूसरा ये है कि वो कह के गए हैं कि मैं आऊँगा, ये भी कह गए मैं कमांडो हूँ, और सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करे और कहे जी कि सिंध हाई कोर्ट ने सही फैसला किया, जा सकते हैं, फिर चुप हो जाएगी सर। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने छाल के देख के और स्विंग करा के इन स्विंगर करा के तो वापस भेज दिया इस्लामाबाद, फिर मसले बन गए। अभी तक मसले नहीं बने, मगर मसले या नई मसले बनते। जनरल परवेज मुशर्रफ दुबई जा रहे हैं। आप अभी तक अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं 100% में। एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि ऑन फॉर हेल्थ रीजंस आइदर पर्सनल और फैमिली, किसी स्टेज पे सिविल मिलिट्री रिलेशंस बेहतर हों तो ये कंसेशन दी जा सकती है। देखिए मैं हमेशा इस तरह की क्लिप्स दिखाता हूं तो मैं मजाक के तौर पर ये कहता हूँ, नहीं मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि कम से कम जो मौक़िफ़ इस हवाले से, जो तज्ज़िया, जो एनालिसिस, जो प्रेडिक्शन आपस की बात में नजम सेठी साहब की रही है
चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का मामला हो, बहुत से और मामलात हो, और परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला हो, आपने देखा कि कंसेक्यूटिव जो उनका ओपिनियन था वो तब्दील नहीं हुआ। और एक स्टेज पर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब बाहर जाएंगे ही जाएंगे, और आपने देख लिया कि मुशर्रफ साहब बाहर चले गए। सो नजम सेठी साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, ये कि आपका तज्ज़िया सही साबित हुआ। मेरा सवाल यहाँ ये है, इससे पहले कि हुकूमत ने क्या किया, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह फैसला क्या, जब ये बातें हम डिस्कस करते थे, बहुत से मारूजी हालात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम बहुत सी चीज़ें देखते थे, आपने बहुत सी चीज़ें बनते बिगड़ते देखी हैं इस मुल्क के अंदर, आपके ज़हन में क्या आता था जब आप कहते थे वो यार नहीं, इवन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस के अंदर आप कहते थे नहीं, ही विल गो, ही विल हैव टू गो, दे विल हैव टू लेट हिम गो, क्या चीज़ जहन में आती थी? यार बड़ी सीधी सी सिंपल सी चीज़ जहन में आती है। इस मुल्क में द रियल पावर इज़ दी फौज, और फौज के अंदर रियल पावर इज़ दी आर्मी चीफ। अगर आर्मी चीफ एक फैसला करता है तो बस उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना। अगर वो कू करता है तो कू हो जाता है, अगर वो कू नहीं करना चाहता तो नहीं होता। अगर वो किसी को जेल में रखना चाहता है तो जेल में रखे जाता है, अगर वो किसी को सज़ा देना चाहता है वो सज़ा हो जाती है, अगर वो कहता है नहीं। सिविलियंस आर हेल्पलेस। हमारे यहाँ वो सिविलियन सुप्रेमेसी की बात होती है, ये कागजी सुप्रेमेसी है। जब फौज आपके साथ होती है तो सिविलियन सुप्रेमेसी चल रही होती है। जब फौज फैसला करती है, और फौज से मुराद ये है कि आर्मी चीफ और फिर उसके कैबिनेट कोर कमांडर्स, और फ्रैंकली कोर कमांडर्स भी डिपेंड करता है आर्मी चीफ कैसा है। कुछ तो आर्मी चीफ्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कोर कमांडर्स को पूछते पूछते भी कुछ नहीं है, इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया। वो एक कोर ग्रुप होता है फौज के अंदर, आर्मी चीफ, CGS हो गया, उनके 2-3 इंटेल के लोग हो गए, वो आपस में बैठ के फैसला करते हैं, फिर वो सिविलियन हुकूमत को भी आगाह करते हैं। और अगर सिविलियन हुकूमत जो है वो बात ना माने तो फिर उनके पास बड़े लीवर्स होते हैं उनको अनकंफर्टेबल करने के लिए। So, वही वाला मिसाल है कि fall in line or else then you'll pay the price. तो फौज behind the scenes, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस के चीफ जो they play a very significant role इस मुल्क में। जमहूरियत, आइन, ये सब कुछ जो है ये सिविलियंस के लिए है, इसकी एप्लीकेशन फौज के ऊपर नहीं होती। तो जब भी आप कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए लगता है ऐसे है कि आप हावी हो रहे हैं, मगर इवेंचुअली उनके पास इतने लीवर्स ऑफ पावर हैं कि वो आपको डिसेबल कर देते हैं। खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, खा वो हुकूमत हो, खा वो पार्लियामेंट हो। और मैं बड़े साफ बात आपसे कर रहा हूँ, और आप अगर मेरे से सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कब कब हमारी कौन सी सिविलियन इंस्टीट्यूशन लेट गई जब उनके ऊपर वो प्रेशर आया। बट अगर आप चाहेंगे तो हम जब वहाँ जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम शायद वहाँ ना जाएं तो अच्छा। ना जाएं, क्योंकि फिर शायद बहुत से लोगों को कहीं और जाना पड़ सकता है। देखिए, मैं अब जरा थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं क्रोनोलॉजी के ऊपर। अब मैं कहना चाह रहा था कि जनरल फौज अपने किसी आर्मी चीफ को, और इनके आर्मी चीफ ने बहुत गलतियां की हैं, ये नहीं, मुझे आप बता दें, जो भी आर्मी चीफ जिसने इंटरवेंशन की है, या जिसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की है, खा वो फॉरेन पॉलिसी में की हो, खा वो स्कू किया हो, फौज की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ये है कि वो हिस्ट्री को रीराइट कर देती है इन इट्स ओन इमेज, जो वो समझती है। जनरल बेग से ज़्यादा आर्मी चीफ का कोई नहीं था, मगर आज, और आर्मी खुद आर्मी जनरल्स कहते हैं उनके बारे में प्राइवेट कॉर्नर्स में, मगर आज तक जनरल बेग को कोई हाथ नहीं लगा सका। उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की और बहुत कुछ किया भी, और वो तो खुले आम एडमिट भी करते हैं, मैंने ये किया, कर लो की करना। तो जनरल मुशर्रफ का भी ऑन दैट बेसिस इन्होंने फिर ये केस इनिशिएट किया प्रिजन का। अब मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत से अहम सवालात परवेज़ मुशर्रफ की वापसी के हवाले से, परवेज़ मुशर्रफ साहब की, और यहाँ पर जो अपोजिशन सरापा एहतजाज है वो कितनी जो बात कर रही है उसमें जान है, उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ऐसी बात नहीं है, मगर वो सहारा लेना चाहते थे, सहारा उन्हें मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कर दे आप। कंधा चाहिए था बंदूक चलाने के लिए। गुस्सा तो मियाँ साहब में था, जात के ऊपर भी आप भूल गए हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि मुशर्रफ साहब ने जब कू किया था तो मियाँ साहब को ह्यूमिलिएट भी किया था, जेल में भी रखा था, और जब इन्हें लाइफ सेंटेंस एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दिया तो गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ अपील की थी कि इसको डेथ सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाए। लोग भूल जाते हैं इस बात। तो मियाँ साहब ने तो जेलें भी मुशर्रफ की काटी हैं और डेथ सेंटेंस को भी फेस करने की तैयारी की थी। तो उस वक्त, और ये मजबूरी थी जनरल मुशर्रफ की कि उन्हें भी झुकना पड़ा एक और सुपीरियर पावर, as like Fauj is a superior power in Pakistan, but there is a superior power outside Pakistan that is even superior to the Fauj, and that is Saudi Arabia and the monarchy of Saudi Arabia. तो वहाँ हाउस ऑफ साउथ, तो वहाँ से ऑर्डर आया था कि नो सर, हमारे हवाले कर दीजिए, जिसके तहत एक अग्रीमेंट हुई थी।
तो वो भी एक किस्म की एनआरओ ही थी। बाद लोग बातें करते हैं एनआरओ बड़े बड़े निकले हैं, तो वो भी एक एनआरओ था जिसके तहत नवाज शरीफ साहब चले गए। तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को गुस्सा तो था कि मेरे साथ क्या हुआ। ही वॉज अ जेन्युइनली इलेक्टेड लीडर ऑफ द कंट्री, और कू हुआ और उनकी छुट्टी करा दी गई। आज जो लोग चीखे मार रहे हैं कि जी मुशर्रफ को जाने दिया, ये किया वो किया, मैं सियासतदानों की इतनी बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया में लोगों की बात कर रहा हूँ। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने खैर मकदम किया था नवाज शरीफ साहब की छुट्टी और मुशर्रफ साहब का आना। तो इसलिए बड़ी यहाँ तो बड़ी अपॉर्चुनिज्म का इजहार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, मैं उस पर मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। हुकूमत एक्सप्लेनेशन दे रही है, हुकूमत ये कह रही है कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल किया है। शोएब निसार साहब ने जो 2-3 दिन पहले बात फरमाई, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने उनके वकला ने एश्योरेंसेस दिए कि परवेज मुशर्रफ साहब सामना करेंगे केसेस का, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि किसी इलाज वगैरह की वजह से वो नहीं गए। अरे भाई छोड़ो ये बातें इलाज वाज की। वो कहते हैं मुझे याद है कि जब सबसे पहले ये केस हुआ था तो इनको अदालत ने कहा था कि पहुंचिए इस्लामाबाद में, तो ये अदालत जाते जाते अस्पताल चले गए, और वो भी फौजी अस्पताल, जहाँ जाके ये बैठे रहे। और किसी माँ के लाल की हिम्मत नहीं थी कि इनको वहाँ से, ना अदालत की हिम्मत थी ना हुकूमत की हिम्मत थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ जाएं, अपने बंदे भेजें और उनको ले आए। गुस्से से लाल पीले जरूर थे, वो लेकिन बस माँ का लाल कोई नहीं, कोई माँ का लाल नहीं था, तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो सॉरी करके सारे अदालत ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन ने उधर उधर कर कर गोल हो गया। और वो जहाँ चाहे वो आते जाते रहे। यहाँ कोई ना गवर्नमेंट ना अदालतें कुछ नहीं कर सके। पैगाम सबको एक ही जाता है फौज की तरफ से, हैंड्स ऑफ, सीधी सी बात। अब बात यह है कि वो दिन है और आज का दिन है कि पहले ये फिर कराची चले गए, पता नहीं 5-6 केसेस हैं आज तक किसी अदालत में, एक्सेप्ट फॉर वंस वो एक दफ़ा अपनी हाजिरी लगाने गए थे, उसके बाद दैट वाज इट, वो भी एक मुखमुखा के तहत। तो ये कराची में जब ये थे तो फिर कराची की अदालत ने इनको कह दिया था कि ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर गवर्नमेंट को इतराज़ नहीं है तो इनको जाने दिया जाए। तो उस वक्त आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट, तो वो बड़ा मुनफरिद फैसला था, क्योंकि अपना ही फैसला उन्होंने 15 दिन के लिए सस्पेंड किया, इसीलिए ताकि मौका मिले। और वो क्यों खुद कहा कि जा सकते हैं, मगर मौका दे दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि आप अगर हमें अगर इसको नहीं जाना, इसको नहीं चाहते कि ये जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर दें। अब अगर उस वक्त गवर्नमेंट अपील ना करती तो आपने कहना था मुनीफ फरूक ने, लो जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, हमें मुकमुका हो गया है, जा रहे हैं। तो वो तो अदालत ने अपने पास से बोझ वापस, एक तरफ उन्हें फ्रीडम दे दी, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के कोर्ट में गेंद फेंक दी कि जी हुण जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, जाके वहां फैसला कराओ, नहीं तो मुंह काला कराओ, असि तुहाडे खाते छुड़ता है। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती? तो अदालत कहती ना कि हम इज इमीडिएटली फ्री टू गो। ये 15 दिन वाली बात ना करती, 15 दिन के लिए अपनी जजमेंट को सस्पेंड कर दिया ताकि आप अपील तो एक राइट है ना, तो गवर्नमेंट करती 15 दिन बाद करती। इन द मीनवाइल जनरल मुशर्रफ चले जाते हैं, अदालत भी बड़ी अपनी जजमेंट ला के तो फिर वापस ले ली, तो क्या जी उठ से उधर चले जाओ। अब मुझे उस वक्त जब आप मुझे पूछते थे